नमस्कार, मैं मुकेश विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम एमपी बोर्ड का क्लास 12th का 2020 रसायन शास्त्र का पेपर हल करेंगे। दोस्तों आप पेपर के सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस पेपर के पूरी व्याख्या के साथ हम इसे हल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पूरा पेपर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब दोस्तों हम पेपर को हल करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को रोककर सबसे पहले आप अपने आकलन के लिए प्रश्न पत्र को हल करते जाइए। दोस्तों फिर आप दोस्तों वीडियो के माध्यम से इसका मिलान करते जाइए। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण हमारा रहेगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्धायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि के बराबर 5.5 इंटू 10⁻14 दिया हुआ है। दोस्तों तो इसका अर्धायुकाल दोस्तों रहेगा 1.26 इंटू 10⁻13। दोस्तों आगे है पायस का उदाहरण। दोस्तों पायस का उदाहरण रहेगा दोस्तों मक्खन। बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। आगे दोस्तों K4 एक संकुल यौगिक हमें दिया हुआ है। दोस्तों K4FeCN6 में हमें आयरन की दोस्तों Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी दोस्तों 2। एक बार हम इसे निकाल कर देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से रहेगी। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है K4FeCN6। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले पोटेशियम की दोस्तों संयोजकता को लिखिए। तो चूँकि दोस्तों पोटेशियम की संयोजकता होती है +1। दोस्तों अब देखिए आप इसके अणुओं की संख्या होती है यहाँ पर दी हुई है 4। दोस्तों हमें Fe की निकालनी है, इसलिए हम इसे मान लेते हैं 1 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों CN साइनाइड। दोस्तों इसकी संयोजकता होती है -1 और ध्यान दिए दोस्तों इसके अणुओं की संख्या होती है 6। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। बराबर के इधर दोस्तों हमें लिखना होता है 0। दोस्तों अब इसे हल करते हैं तो इस प्रकार से हल करने पर हमारा आंसर मिलता है हमें ये इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि -6 इधर +4 है, इस कारण से हमारा सवाल बन गया है इस प्रकार से -2 दोस्तों बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस -2 का पक्षांतर कर देते हैं इधर पहुंचाने पर दोस्तों ये हो जाती है +2। इस प्रकार दोस्तों हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकलती है +2। ये देखो दोस्तों हमारी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दोस्तों हमें दिया हुआ है। सबसे पहले आंवले में कौन सा विटामिन? दोस्तों आंवले में विटामिन C पाया जाता है। मरकरी दोस्तों या तो आप यहाँ पर द्रव या फिर तरल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, धातु होती है। नियोप्रिन दोस्तों, नियोप्रिन एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। कृत्रिम रबर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कृत्रिम रबर। स्कंदन रिक्त स्थान के विपरीत दोस्तों स्कंदन पेप्टीकरण के ठीक विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। दोस्तों इसके लिए अब है सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों लिखना होगा। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख देता हूँ H3PO4। दोस्तों इसमें भी हमें ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। दोस्तों हमें P की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। हम सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन की संयुक्त दोस्तों होती है +1। कितने अणुओं की संख्या दी है दोस्तों 3। इस प्रकार से लिखते जाइए। P को दोस्तों 1 माना जाता है जिसकी संख्या निकालनी होती है। ऑक्सीजन दोस्तों ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2 और अणुओं की संख्या यहाँ पर दी हुई है दोस्तों 4। बराबर के इधर लिखना है आपको 0। इसे हल करने पर दोस्तों 3 एकम 3 होता है। 1 से 4 दोनों दोस्तों हो जाते हैं इस प्रकार से 8। चूँकि दोस्तों 8 माइनस का है और 3 प्लस का है, इस प्रकार से ये घट जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से -5 का दोस्तों पक्षांतर कर दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों H3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है 5। तो रिक्त स्थान में दोस्तों आ जाएगा हमारा +5। यदि आप प्लस ना भी लिखेंगे दोस्तों तो भी आपका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही जोड़ी की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ सही जोड़ी बना दी है। 60 के दोष का उदाहरण दोस्तों हमारा रहेगा NaCl। फ्रेंकल दोष का उदाहरण रहेगा AgCl। अनुचुंबकत्व का दोस्तों उदाहरण रहेगा O2। जिंक ब्लेड का उदाहरण रहेगा दोस्तों ZnS और क्यूपराइड का दोस्तों उदाहरण रहेगा Cu2O। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमें दिए हैं सत्य असत्य को पहचानना है।
दिया है दोस्तों समूह 16 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। चूँकि दोस्तों समूह 16 को केल्कोजन कहा जाता है एवं समूह 17 को दोस्तों हेलोजन कहा जाता है, इस कारण इसका आंसर रहेगा दोस्तों असत्य। आगे बढ़ते हैं। एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंतः यौगिक बनाते हैं। दोस्तों इसका आंसर रहेगा सत्य। आप इस प्रकार से लिखते जाइए। एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। दोस्तों इसका आंसर हमारा रहेगा सत्य। आगे बढ़ते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक अम्ल की क्रिया से दोस्तों टेरेलिन बनता है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारा सत्य, बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है दोस्तों, तो स्टार्च दोस्तों कृत्रिम बहुलक नहीं है, यहाँ प्राकृतिक बहुलक है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों असत्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश को समझाइए। देखिए दोस्तों इसका आंसर ये रहा हमारे पास, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो दोस्तों विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को दोस्तों उस घटक के मोल प्रभाज या मोल अंश या फिर मोल भिन्न कहते हैं। इसे दोस्तों एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए हमें उसकी इतनी ही परिभाषा देनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अथवा वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया है, ये देखिए दोस्तों अथवा वाले क्वेश्चन में हमें दिया है मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित दोस्तों विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसकी इकाई दोस्तों मोल प्रति लीटर होती है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से इसके सूत्र के रूप में भी दर्शा सकते हैं। दोस्तों मोलरता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, चूँकि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा दोस्तों विलयन में लीटर का आयतन। इस प्रकार से हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसको इस रूप में लिख दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है हमें टिंडल प्रभाव क्या है। अथवा में है दोस्तों पेप्टिकरण की परिभाषा दीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा है टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए दोस्तों टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइड विलयन पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो कोलाइड कण प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। इससे मार्ग में कोलाइड कण चमकने लगते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम दोस्तों फेराडे ने 1857 में देखा था, परंतु इसका दोस्तों संपूर्ण अध्ययन टिंडल द्वारा किया गया था। इस कारण से टिंडल प्रभाव या फेराडे टिंडल कहा जाता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ये इधर सोर्स लाइट दिख रही है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा रोशनदान के रूप में। जब घरों में दोस्तों जो रोशनदान होते हैं वहाँ पर उस प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ये उसी रोशनदान से होते हुए कण दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लेते जाइए इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अथवा में क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों पेप्टिकरण को परिभाषित कीजिए। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अथवा है, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेप्टिकरण विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। इस अवक्षेप में एक अन्य उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं जो पेप्टिकरण कहलाता है। यहाँ पेप्टिकरण बहुधा समान आयन वाले विद्युत अपघट्य तनु विलयन होता है। पेप्टिकरण स्कंदन का विपरीत है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताज़े अवक्षेप को तनु HCl मिले जल के साथ उबालने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, लिगेंड एवं समन्वय संख्या। देखिए ये दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिगेंड और समन्वय संख्या दिया है। सबसे पहले लिगेंड की परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। उपसंयोजन सत्ता के केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। ये सामान्य आयन दोस्तों हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, OH, एल्कोहल। छोटे अणु हो सकते हैं। दोस्तों आप परिभाषा के हिसाब से इसे यहाँ तक रख सकते हैं, और अगर आप आगे चाहें तो और भी इसे क्वेश्चन को हम बड़ा कर सकते हैं, जैसे H2NH3 कुछ बड़े अणु हो जाएंगे दोस्तों, और आगे दोस्तों कुछ और अधिक बड़े अणुओं के रूप में दोस्तों हो जाएगा प्रोटीन। आगे दोस्तों अथवा में क्वेश्चन दिया था समन्वय संख्या। समन्वय संख्या देखिए दोस्तों,
एक के समन्वय संख्या परमाणु एक में अणु परमाणु से बंधे परमाणु एक ही संख्या है। रासायन विज्ञान और क्रिस्टलोग्राफी में समन्वय संख्या एक केंद्रीय एटम के संबंध में पड़ोसी परमाणु की संख्या का वर्णन है। मूल रूप से दोस्तों अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में इसे परिभाषित किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा उपसहयोगिक समन्वय आयन को एक उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ है दोस्तों। आयनीकरण समन्वयता ऐसे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र एक ही हो किंतु जो विलयन में आयन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं आयनन समन्वय कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ तक इसकी परिभाषा हो गई है। आप चाहें तो इसे कुछ और बड़ा लिख सकते हैं तथा यहाँ समन्वयता आयन समन्वयता कहलाती है। देखिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। CONH3Br दोस्तों इस प्रकार के ब्रैकेट आपको जब दिख जाते हैं तो ये संकुल यौगिक कहलाते हैं। SO4 यहाँ दोस्तों SO4 आयन देता है। इसी तरह आगे CONH3 5SO4Br में दोस्तों Br आयन देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 दोस्तों है आदर्श एवं आदर्श विलयन में 3 अंतर लिखना है अथवा में दोस्तों दिया है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम अंतर देखते हैं दोस्तों आदर्श एवं आदर्श विलयन में। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं दोस्तों आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर एवं ताप की स्थिति में राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए आदर्श विलयन बनाने के लिए डेल एक्स मिक्सिंग 0 एवं इधर देखिए दोस्तों डेल वी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होता। आगे दोस्तों इसका उदाहरण दिया है ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन। इधर उदाहरण दोस्तों हमारा बन जाएगा बेंजीन प्लस एसीटोन। नीचे दोस्तों इनके सूत्र लिखे हुए हैं। अथवा में दोस्तों क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल की मोललता निकालना। देखिए दोस्तों मोललता निकालने के लिए हमें पहले इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं मोलरता की। तो दोस्तों 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दिए दोस्तों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों ये परिभाषा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे एम से स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि दोस्तों हम 1000 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को निकाल लें तो हमें दोस्तों इसकी मोलरता पता चल जाएगी। चूँकि दोस्तों मोल निकालने के लिए 1000 ग्राम में दोस्तों हमें मोल निकालना है तो मोल को दोस्तों एन से दर्शाते हैं। चूँकि मोल बराबर होता है W/m द्रव्यमान बटा दोस्तों अणुभार। चूँकि दोस्तों द्रव्यमान हमें दिया है 1000 और दोस्तों हमें अणुभार निकालना है, जल का अणुभार निकालना है। मैं यहाँ पर अणुभार निकाल के बता देता हूँ। H2O का दोस्तों हमें अणुभार निकालना है। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन इसका द्रव्यमान दोस्तों 1 होता है। वास्तव में तो इसका द्रव्यमान दोस्तों 1.08 होता है, परंतु 1 के अनुसार हम इसकी गणना करेंगे चूँकि इनकी अणुओं की संख्या 2 है। इधर ऑक्सीजन दोस्तों इसका अणुभार होता है 16। इस प्रकार से दोस्तों कुल अणुभार हमें मिलता है 18। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो m है वो अणुभार है। अणुभार इस प्रकार से हम 18 लिख देते हैं। इसे दोस्तों हल करने पर हमारा आंसर आता है 55.5। इस प्रकार दोस्तों शुद्ध जल की दोस्तों मोललता हो जाती है 55.5 मोल प्रति किलोग्राम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्न को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कार्बोलेमिन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड। तो देखिए दोस्तों कार्बोलेमिन अभिक्रिया को यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से दी हुई है कार्बोलेमिन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है प्राथमिक एमीन की जगह एनिलीन को के नाम से हम इसे लिख सकते हैं। एवं एल्कोहलिक कास्टिक पोटास दोस्तों हमारा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड दोस्तों फेनिल आइसोसाइनाइड बेंजीन के रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ CN फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है एवं जल बाहर निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों एनिलीन यहाँ से दोस्तों हाइड्रोजन H2 के रूप में इस ऑक्सीजन के साथ में दोस्तों जल के रूप में बाहर निकल जाता है एवं यह कार्बन आकर यहाँ पर इस रूप में जुड़ जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से यह देखिए दोस्तों एनिलीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक कास्टिक पोटास यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड का। देखिए दोस्तों पूर्ण रूप से रिएक्शन वैलेंस हो भी चुकी है। इधर हमारे पास देखिए दोस्तों कार्बन की संख्या 1 दी हुई है, ऊपर हमारे पास कार्बन 1 है।
इधर पोटेशियम में के की संख्या दोस्तों हमारे पास 3 है, इधर हमारे पोटेशियम 3 है। क्लोरीन की संख्या दोस्तों 3 दी हुई है, क्लोरीन इधर भी हमारे पास 3 है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या देखिए दोस्तों 2, 3 और 3, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। इस कारण से हमने वैलेंस करने के लिए इधर 3H2O लिखा है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड में देखिए जब 6 कार्बन परमाणु तक के एमाइडो पर ब्रोमीन, कास्टिक, पोटास, KOH या फिर दोस्तों NOH की क्रिया करवाने पर हमें दोस्तों प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन मतलब दोस्तों R के साथ में NH2 का जुड़ा हुआ होना। R से तात्पर्य दोस्तों है कार्बन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन इस रूप में। रिएक्शन को दोस्तों हल करते हैं। ये देखिए दोस्तों रिएक्शन हमारी लिखी हुई है, इसको दोस्तों नाम दिया था एसिटेमाइड। यहाँ दोस्तों ब्रोमीन और यहाँ हो गया है दोस्तों हमारा कास्टिक पोटास। चूँकि दोस्तों हमें प्राथमिक एमीन बनाना है तो ध्यान दिए दोस्तों प्राथमिक एमीन मतलब R के साथ में दोस्तों NH2 का जुड़ा होना इस रूप में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पहला काम होता है प्राथमिक एमीन बनाना। आगे दोस्तों हमारे पास ब्रोमीन के 2 अणु हैं। चूँकि दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड का हमें सूत्र पता है पहले से ही, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 2KBr। ये दोस्तों हमारा बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड। चूँकि दोस्तों पोटेशियम अभी हमारे पास 2 मात्रा मोर बचे हुए हैं। हमारे पास दोस्तों इधर C ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों हमारे पास 4 और इस रूप में 5 ऑक्सीजन है। तो हम दोस्तों K2CO3 के रूप में ऑक्सीजन की 3 मात्रा खर्चे हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों H2 बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जल के 2 अणु इस रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार दोस्तों रिएक्शन पूर्ण रूप से बैलेंसिंग हो जाती है। दोस्तों इसे नाम दिया जाता है प्राथमिक एमीन। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और दोस्तों ये जल के अणु। आप दोस्तों रिएक्शन को इस प्रकार से पहले हल कर लीजिए, बाद में इससे मिलान करते जाइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। आगे हमें दिया है क्या होता है जब एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दिए हुए हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों काथवा। चूँकि दोस्तों एथिल एमीन के नाइट्रस अम्ल से, यहाँ पर मैंने लिख दिया एथिल एमीन, एमीन का अर्थ है दोस्तों NH2 जुड़ा हुआ, और एथिल दोस्तों क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है इस कारण से यहाँ पर हमने पढ़ा है एथिल एमीन। नाइट्रस अम्ल दोस्तों HONO लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहें तो HNO2 के रूप में भी दोस्तों हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों HNO2 के रूप में हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब एथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल दोस्तों मिलते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों NH2 बाहर निकल जाता है एवं OH, यहाँ पर ये OH आकर यहाँ पर जुड़ जाती है, N2 इस रूप में बाहर चले जाता है और एक जल का अणु हमें प्राप्त हो जाता है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया। दोस्तों एनिलीन शब्द 3 से 4 बार आ चुका है अब तक, तो एनिलीन को आप ध्यान रखिए। जब भी बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ होता है किसी भी स्थान पर, उसे एनिलीन पढ़ा जाता है। दोस्तों आप इसको इस रूप में भी कर सकते हैं या फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी एनिलीन रहेगा दोस्तों हमारा, ये भी एनिलीन रहेगा। तो ऊपर की रिएक्शन हम देखते हैं दोस्तों। एनिलीन को 3Br मतलब ब्रोमीन के साथ में हमें मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको समझने में दिक्कत आएगी, इस कारण से आप ऊपर की रिएक्शन को इस रूप में समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ब्रोमीन की संख्या कुल 6 है, तो यहाँ के ध्यान दिए दोस्तों, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। चूँकि दोस्तों 3 हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ में 3HBr बना लेते हैं। जिस स्थान से दोस्तों हाइड्रोजन निकला है वहाँ की बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए 3 ब्रोमीन इस प्रकार से जुड़ जाते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ। तो दोस्तों एनिलीन के सोडियम नाइट्राइड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से सोडियम यहाँ के Cl को लेकर एक नमक का अणु NaCl बना लेता है एवं H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों बैलेंसिंग पूरा करने के लिए N2Cl इस प्रकार से जुड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन A, C, D के स्रोत व कमी से होने वाले दोस्तों रोगों को बताना है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो सबसे पहले
हमने एक तरफ विटामिन को लिख दिया है, एक तरफ दोस्तों स्रोत को लिख दिया है। सबसे पहले विटामिन ए दोस्तों, इसका स्रोत है अंडा, गाजर, हरी सब्जी, यीस्ट, गेहूँ। दोस्तों क्वेश्चन में हमें कमी से होने वाले रोग को ही पूछा है, तो ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ रोग। चूँकि दोस्तों विटामिन ए से होने वाले रोग में दोस्तों रतौंधी होता है। ये दोस्तों एक प्रकार का अंधापन है, जब शाम को देखने में दोस्तों जिनको समस्या आती है वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी में दोस्तों खट्टे फल इसके स्रोत रहेंगे, नींबू, सलाद, संतरे वगैरह इसके स्रोत हो जाएंगे दोस्तों। इससे दोस्तों हमें रोग को लिखना है। रोग में दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके नाम और रोग में बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों। नाम इसका स्कार्वी रहेगा और रोग दोस्तों इसका होता है स्कवरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ दोस्तों। सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल इसका स्रोत रहेगा, एवं रोग में दोस्तों रिकेट्स इसका रोग रहेगा। इससे हड्डियां दोस्तों कमज़ोर हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा में हमें दिया है डीएनए आरएनए में अंतर। तो देखिए दोस्तों, डीएनए इसकी द्विहेकल संरचना आपने देखा होगा। डीएनए इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ एक और एक इस प्रकार से द्विकुंडलित संरचना होती है इसकी, जबकि आरएनए दोस्तों इस प्रकार से एक सिंगल संरचना वाला होता है। तो इसकी एकल हिस्सा संरचना होती है। यहाँ डीऑक्सी शर्करा है, यहाँ इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, डीएनए में मुख्य रूप से थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर दोस्तों यूरेसिल पाया जाता है। इससे अगले पार्ट में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के पिछले 5 सालों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।